You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का राइट एक बहुत बड़ा इशू गुज़श्ता कुछ अरसे में उभर कर सामने आया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये चाहते थे और उन्होंने इस सिलसिले में अमली इक़दाम भी उठाए। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दे दिया, लेकिन फिर जब उनका इक़्तिदार न रहा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार आ गए, तो उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिया हुआ वोट का हक़ वापस ले लिया। और शायद ये इस वक्त सबसे मुश्किल वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे है कि उनसे दिया हुआ हक़, जो एक अरसे की उनकी एक ख्वाहिश थी, तपस्या थी, उनकी मेहनत थी, जदोजहद थी, ख्वाहिश थी, कोशिश थी, और पूरी दुनिया भर में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि किस दिन उन्हें भी गिना जाएगा, उनकी राय को भी अहमियत दी जाएगी और उन्हें भी वोट का हक़ देने का उनका राइट होगा और वो वोट इस्तेमाल करेंगे। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ जो कि नाअहल हो चुके हैं, लेकिन पार्टी की अब भी क़यादत वही करते हैं। और तुरफा तमाशा ये है कि वो पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को मतलूब हैं, लेकिन वो जब चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान को तलब कर लेते हैं। लंदन में वन हाइड पार्क जहाँ वो रहते हैं अपनी रिहाइशगाह पर, हुकूमत पाकिस्तान को मतलूब एक शख्स हुकूमत पाकिस्तान को अपने पास तलब कर लेता है। ये मजाक है हमारा, और दुनिया भर में यह मजाक उड़ाया जा रहा है। अक़वाम आलम देखती हैं ये कैसा मुल्क है, कैसी हुकूमत है, क्या सिलसिला है और इनके क्या रूल्स ऑफ लॉ हैं और लैंड ऑफ लॉ क्या है। ये मजाक पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तो हमारा राइट वापस दे दें, हमें हक़ वापस दे दें। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ के अलावा भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहुत से छोटे छोटे ऐसे मसाइल हैं जिस सिलसिले में हमें पाकिस्तान में दर दर खटखटाने पड़ते हैं, मुख्तलिफ दफातर में जाना पड़ता है अपने मसाइल के हल के लिए। चाहे वहाँ ओवरसीज़ कमीशन बना हुआ हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ फाउंडेशन बनी हुई हो, मुख्तलिफ इदारे हैं, लेकिन वो शायद उस तरह मौसर नहीं हो सके, हमारे मसाइल हल नहीं हुए। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ये सोचा कि हम कोई इस तरह का इंतज़ाम करें कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओवरसीज़ चैप्टर, PTI ओवरसीज़ चैप्टर और मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ चैप्टर या दूसरे जमात इस्लामी या किसी MQM के ओवरसीज़ चैप्टर से हट के अपना कोई ऐसा सेटअप बनाएं जिसमें हम सारे लोग सियासत से हट के इकट्ठे सर जोड़ के बैठें और कोई सेटअप ऐसा हो कि हम अपने मसाइल के हल के लिए वो दरवाज़ा खटखटाएँ, तो सियासी तफरीक से हट कर हमारे मसाइल का हल ढूंढा जाए, तलाश किया जाए। इस कोशिश में हमारे डेनमार्क में रहने वाले एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी मियाँ तारिक जावेद साहब कामयाब हुए हैं। उन्होंने एक तंजीम बनाई है, पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल। ये बेसिकली इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपल्स यूथ लाहौर के प्रेसिडेंट रहे हैं 1994 में। डेनमार्क जाने से पहले पीपल्स पार्टी लाहौर में, ये इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में स्टूडेंट लीडर थे, फिर पीपल्स यूथ लाहौर सिटी के प्रेसिडेंट रहे, पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता रहे। और आपको ये पता है कि पीपल्स पार्टी में जिस बंदे ने 2-4 साल लगाए हों, उसकी कम अज़ कम सियासी तरबियत तो बेहतरीन हो जाती है। सियासी तरबियत बेहतरीन हुई, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी बने, वहाँ गए। बाद में इनकी मुलाकात मियाँ इमरान खान साहब से हुई। पीपल्स पार्टी इन्होंने छोड़ दी, इन्होंने पीपल्स पार्टी PTI ज्वाइन कर ली। PTI में ये कहते हैं मैं इंतखाबी सियासत में नहीं पड़ा, मैं किसी ओहदे के चक्कर में नहीं पड़ा, लेकिन मेरा क्योंकि डायरेक्ट इमरान खान से रब्ता था, वास्ता था, ताल्लुक था, उस वजह से इमरान खान साहब ने इनके कहने के मुताबिक इन्हें PTI का एडवाइज़र बराए यूरोप रख लिया, मीडिया एडवाइज़र बराए यूरोप। और इनका क्लेम ये है, इनका दावा ये है कि इन्होंने वहाँ पूरे यूरोप में शौकत खानम के लिए फ़ंड रेजिंग की, इन्होंने नमल के लिए फ़ंड रेजिंग की, इन्होंने PTI के लिए फ़ंड रेजिंग की, इन्होंने इमरान खान की लॉबिंग के लिए काम किया, उनकी प्रमोशन के लिए काम किया, मीडिया में उनकी हेल्प की, उनके साथ उनके एडवाइज़र के तौर पर काम करते रहे। इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या क्या कामयाबियाँ थीं और क्या क्या नाकामियाँ थीं, लेकिन जब कोई काम करता है तो उन पर उंगलियाँ भी उठती हैं। तो मियाँ तारिक जावेद साहब आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनकी यहाँ मौजूदगी से मैं फ़ायदा उठाते हुए इनसे ये भी पूछूंगा कि इनके सारे सफ़र के दौरान इन पे कब कब उंगलियाँ उठीं, किसने उठाईं और उन उंगलियों उठाने वालों को इन्होंने जवाब किस तरह दिया। वेलकम जनाब हमारे स्टूडियो मियाँ तारिक जावेद साहब, बहुत खुशी हुई आपको अपने स्टूडियो में देख के। बहुत शुक्रिया सर। आप जनाब कनाडा कब तशरीफ़ लाए? जी 11 अगस्त को आया था जी मैं। 11 अगस्त को आए थे। और कब तक हैं आप यहाँ? मैं तकरीबन 10 दिन हूँ जी, यहाँ पे 1 वीक और हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो ये दौरा आपका निजी है या अपनी पार्टी तंजीम के हवाले से? नहीं जी, ये अकबर बड़ाई साहब हमारे मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के, और इन्होंने मुझे दावत दी थी 14 अगस्त के जो प्रोग्राम है, और प्लस मकसद मेरी अपनी तंजीम की यहाँ पे लॉन्चिंग भी थी। ठीक है, तो उस सिलसिले में मैं आया था। ठीक है।
तो आपकी मेंबरशिप टोटल अब तक कितनी है दुनिया भर में? हमारी 10,000 से ज़्यादा जी इस वक्त मेंबर हैं आपके? मेंबर हमारे मौजूद और हैं। आपकी मेंबरशिप ये कंफर्म करनी हो तो कोई वेबसाइट है जहाँ जी से? हमारी वेबसाइट है जी www.poc.com.pk poc.com.pk। उस वेबसाइट पे जाएं और वहाँ आपके चैप्टर्स, नंबर्स, हर चीज़ में दुनिया के कितने ममालिक में आप बता हम रहे हैं? 90 से ज़्यादा मुल्कों में 90 से ज़्यादा मुल्कों 90 में से आपकी 90 से प्रेजेंस ज़्यादा। मौजूद है इस वक्त। बिल्कुल मौजूद है। और वहाँ जो आपके मेंबर हैं उनका पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक हो सकता है, नून से भी PTI कई भी? मुल्कों में पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट है जी। अच्छा, हमारे ज़बरदस्त। हमारी तंजीम के कई मुल्कों में नून के प्रेसिडेंट है, नून का कोई जनरल सेक्रेटरी है, कहीं पे पीपल्स पार्टी का, कहीं पे जमात इस्लामी का। अच्छा। हमने एक ऐसा गुलदस्ता बनाया है जिसमें नफरतों को ख़त्म करके मोहब्बतों को इकट्ठा किया गया है। ठीक है। क्योंकि हम बदकिस्मती से, क्योंकि मैं खुद भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, बदकिस्मती हमारी ये है कि हम एक दूसरे की ना तो खुशियों में शरीक होते हैं और ना ही हम गमों में शरीक होते हैं। कम से कम अगर नून वाले का जनाजा जा रहा है तो PTI वाला, पीपल्स पार्टी वाला जो है ना चेहरा दूसरी तरफ करके गुजर जाएगा। तो मैंने काफ़ी इसके ऊपर काफ़ी सालों से मैं सोच रहा था कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि हम चूँकि सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान की पहचान है इन मुल्कों में, तो हमें सबको मिल के कोई इस तरह का काम करना चाहिए जिसमें पाकिस्तान की नेक नामी हो, इज़्ज़त हो। तो इस सिलसिले में मैंने ये तंजीम जब बनाई तो मैंने इसको नॉन पॉलिटिकल इसको रजिस्टर करवाया यूके के अंदर। ये इस वक्त हमारी तंजीम यूके में रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के नाम से। और इसमें ये बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल और नॉन पॉलिटिकल तंजीम है और इसमें हर तरह के लोग इसमें शामिल हैं। आपसे लोग रब्ता क्यों करते हैं और कब कब कर सकते हैं? 24 आवर मेरा मोबाइल खुला होता है। जब किसी ओवरसीज पाकिस्तानी का कोई पाकिस्तान में काम कहीं फंसा हुआ हो, कोई कहीं जी, किसी प्रॉब्लम आ रही हो, वो खुद कहीं स्टक हो गया, उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉपर्टी का कोई इशू है, कोई चीज़ है, तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल वो कर सकते और हैं आप उनकी हेल्प करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। और पंजाब ओवरसीज कमीशन जो है OPC गवर्नमेंट का इदारा है जी। OPC OPF ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है, वो भी गवर्नमेंट का है। वो फेडरल का आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप उनसे रब्ता करके लोगों के मसाइल हल करा सकते हैं। बिल्कुल, हमारा उनके साथ, हम वेल कनेक्टेड उनके साथ हम काम करते हैं। वो सारे अपना चेयरमैन है उनके शेख आमिर साहब OPF के, मेरी उनके साथ कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। ओवरसीज़ का जो भी मिनिस्टर आता है मैं उसके साथ मेरा रब्ता होता है। OPC के जितने चेयरमैन आए हैं वो सारे, ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक PTI के साथ है, तो वो अभी पीछे गवर्नमेंट हमारी थी तो हमने बेशुमार लोगों के काम हल करवाए हैं वहाँ पे। अगर आप कहते हैं कि आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के साथ रब्ता है और उनके शेख आमिर साहब आपके बहुत अच्छे जानने वाले हैं और हेल्प करते हैं, तो आप यकीनन हमारे ऑडियंस को ये बताना पसंद करेंगे, अगर आप चाहें तो, कि इस्लामाबाद में जापान रोड पे एक बहुत पुरानी एक हाउसिंग स्कीम है ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की जी। और उसमें लोगों के साल हा साल से पैसे फंसे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मेरी लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, बिल्कुल। आप वो प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करवा रहे? बिल्कुल आप बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया और मैंने इसके ऊपर मेरी उनके साथ मीटिंग भी हो चुकी है। 2 प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट नहीं है। बिल्कुल। और उसमें बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे लगे हुए हैं। और असल में उनके पास जो मुझे शेख इम्तियाज़ साहब ने बताया या शेख आमिर साहब ने और उनके अमले ने जो कुछ बताया, उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले ज़मीन का प्रॉब्लम था, वो अब हल हो चुका है और उस पर हम काम जारी हमने रखा हुआ है। और मुझे तो उन्होंने ये भी कहा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप भी आएँ इसमें इन्वेस्टमेंट करें। मैंने कहा जी आप पहले लोगों के मसले तो हल करें। तो उस पर वो मुझे तो उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि जी वो इस पर काम कर रहे हैं और अभी वो काफ़ी हद तक उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। अच्छा, आपने ज़बानी उनसे बात की उनके ऑफिस में जो इस्लामाबाद ऑफिस में, या आप साइट पे भी गए? नो, आप साइट पे नहीं गए? मैं साइट पे नहीं गया, मैं उनके OPF के ऑफिस में मेरी मीटिंग हुई है। उनकी बिल्डिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ऑफिस में वो बहुत ठंडे एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हुए आपको बहुत अच्छी तसल्लियाँ देंगे। जी। लेकिन वहाँ हुआ ये है कि लोगों की नस्लें जो हैं वहाँ सफ़र कर चुकी हैं। बाप से बाप रवाना हो गया है इस उम्मीद पे कि मेरा इस्लामाबाद में प्लाट होगा ओवरसीज़ OPF हाउसिंग सोसाइटी में। आगे बच्चे और उनके बेटे और बेटियां फाइलें लेके फिर रहे हैं। वहाँ उन्होंने स्कीम 1 अनाउंस की, वो नाकाम हुई, स्कीम 2 अनाउंस कर दी। अभी तो हम ओवरसीज पाकिस्तानी इतने भोले हैं कि हमने ओवरसीज 2 में भी प्लाट अप्लाई कर दिया और ले लिए। वो तो लाहौर में भी लॉन्च कर रहे हैं अभी। मुझे तो उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट भेजी है। अब देखें, इस्लामाबाद में बैरिया टाउन रियाज मलिक बनाए तो वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है।
अगर वहाँ PWD हाउसिंग सोसाइटी हो तो उसकी कीमतें भी करोड़ों अरबों पे चली जाती हैं। अगर CBR कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम हो तो उसकी भी दिन दुगनी रात चुगनी हो जाती है। IB हाउसिंग सोसाइटी इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों की IB1, IB2, IB3, IB4 तक चली जाती है। IB के रिटायर्ड बंदे गुलबर्ग ग्रीन के नाम से शुरू करते हैं। गुलबर्ग ग्रीन भी इस वक्त वहाँ टॉप मोस्ट है। DHA वाले तो वैसे ही बादशाह हैं, वो तो जितने फेज बनाना चाहें बना सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद में पूरा पाकिस्तान ही उनका है, वो तो मालिक है, वो भी कामयाब हैं। बाकी मुमताज़ सिटी, फलां सिटी, XYZ वहाँ जितनी सोसाइटीज़ हैं वो सब कामयाब हैं। ये हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे ही क्यों कोई बुरी नज़र है किसी की कि OPF ओवरसीज़ हाउसिंग सोसाइटी क्यों नहीं कामयाब? देखें, आपका सिंपल इसका जवाब ये है कि ये जो OPF की स्कीमें हैं, ये उन जितनी आपने सोसाइटियों के नाम गनवाया ना, उनकी प्राइजें करोड़ों में है। ठीक है, उनकी उनकी प्राइजें बहुत हाई हैं। ज़ाहिर है वो बनाते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं, वो उसके बाद वो जो फाइलें कागज़ भेजते हैं तो वो कागज़ करोड़ों में बिकते हैं उनके, और उसमें भी हज़ारों लोग सफ़र कर रहे हैं। उनमें भी ये नहीं है कि सारे सबको मिल जाता है, उसमें भी हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी फंसे हुए हैं और हमने उनकी कई मौक़ों पे हमने मदद भी की है। ठीक है। OPF चूँकि गवर्नमेंट का अदारा है, गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर स्टेबल, आपको पता है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कभी भी मजबूत नहीं हुआ। अभी पिछला दौर देख लें, 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत रही और उनको काम करने दिया गया, उनको उलझाए रखा गया, वो सही फैसले नहीं कर पाए। आखिर जब उनसे दिल भर गया इस्टेब्लिशमेंट का तो उनको उठा के बाहर फेंक दिया और बाकी तमाम लोगों को, जिन लोगों को मुस्तरद किया था इसी इस्टेब्लिशमेंट ने, उनको लाके बैठा दिया। अब मुझे ये बताएं, ऐसा मुल्क जहाँ पर आपका जमहूरियत का सफ़र इतना कमज़ोर हो कि आपको पता ही ना हो कि आपने अगले लम्हे आपके साथ क्या हो जाना है, वहाँ पे सोसाइटियाँ कैसे कंप्लीट होगी? लेकिन ये तो बहुत पुरानी है ना, OPF वाली तो एक तारीख बन सर, चुकी है। मैं उनकी कोई ना तो मैं उनका नुमाइंदा हूँ ना मैं तो ओवरसीज़ का नुमाइंदा हूँ, लेकिन मैं मामले की तह तक पहुँचना चाहता हूँ कि क्या आप उस मामले की उससे शिद्दत का अंदाजा है आपको? मैं आपको यही बता रहा हूँ, मुझे अवेयरनेस है, मैंने उसके ऊपर उनसे बात भी किया, लेकिन मेरे साथ बैंकर सिटी एक स्कीम थी इस्लामाबाद में जिसमें मेरे साथ फ्रॉड हुआ 40 लाख रुपए का। ठीक है। आज तक पैसे नहीं मिले, भूल गए। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा इशू पता क्या है? हम 5 करोड़ का प्लाट ले लेते हैं, हम 50,000 का वकील नहीं करते। बिल्कुल ठीक। आपके टीवी पे बैठ के मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, ओवरसीज जहाँ जहाँ सुना जा रहा है कि खुदा के लिए अगर आप 1 लाख रुपए की भी चीज़ खरीदें तो 5,000 का वकील ज़रूर करें। उस जगह को चेक करें, उसको चेक करें, इसके पेपर पूरे हैं, ये कब्जा तो नहीं है, इस पर कोई बैंक ने कोई प्लच तो नहीं किया हुआ। हम वो 50,000 बचाने के चक्कर में अपना 5 करोड़ डुबो देते हैं। तो ये सारी पाकिस्तान के अंदर जो सोसाइटियाँ जो आपने नाम लिए हैं, वो अरबोंपति खरबोंपति, ये जो लंदन में, ये जो दूसरी मुल्कों में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग 100 अरब से ज़्यादा अलीम खान का केस चल रहा है, जो उसने 100 अरब जो उसने ट्रांसफ़र किया है पाकिस्तान से, और 12 मिलियन पाउंड जो जब्त किया है इंग्लैंड में मलक रियाज का, वो किन लोगों का पैसा है? वो आपका और मेरा पैसा है। अच्छा, और रियाज ने तो सेटलमेंट कर ली ना। तो सेटलमेंट किसके साथ? सेटलमेंट में भी नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ ये हुई है कि इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप पब्लिक नहीं करेंगे सर। तो उन्होंने तो हाथ पांव बांध दिए कि जी सेटलमेंट हो गई है। सेटलमेंट का मतलब ये है कि आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पे, मुझे वो मंजूर हैं, लेकिन ये इतने पैसे ले लें और ख़त्म कर लें हमारा सर। मलक, और ये बात बाहर भी ना निकलने। मलक रियाज कौन है जी? तो मलिक साहब ने तो ये डील कर ली। अलीम खान का आप बात कर रहे हैं, अलीम खान का अभी तक प्रूव हुआ है नहीं हुआ? ये तो इल्जाम लोग लगा रहे हैं ना। नहीं, उसका भी केस नैब के अंदर है, जेल काट के आया वो, तो केस ही है ना। तो पाकिस्तान की तो यही तो बदकिस्मती है सर, ठीक है, कि केस अप्रूव ही नहीं होता। लेकिन केस हम लेके जाते हैं नवाज शरीफ का, पनामा का, अच्छा सबूत देते हैं, पनामा में तो सजा कोर्ट उसको दे दी है। आप अगर कहते हैं कि जी काम नहीं करने दिया गया, तो इमरान खान ने 3.5 पौने 4 साल में 5.9 और 6% पे GDP वो कैसे ले गए? नहीं, ये तो फिर क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान पे एतबार करते हैं। आज भी अगर वोट का डालने का हक दिया जाए तो 80% ओवरसीज पाकिस्तानी वोट इमरान खान को देंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हमें ये यकीन है कि हमारा पैसा चोरी नहीं होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस बात का 1000% यकीन है। लेकिन इमरान खान साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सोचते तो अच्छा है, उन्होंने कोशिश भी की सब्ज़ पासपोर्ट को इज़्ज़त दिलाने के लिए, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो टीम थी, उस टीम में बहुत सारे नाअहल लोग थे, जिन लोगों ने उस जहाज़ को डुबोया है।
उस कश्ती को डुबोया और उसके बाद वो छलांगे लगा के चूहों की तरह कोई इधर फिर रहा है कोई उधर फिर रहा है। तो ये आज भी अगर अल्लाह ताला ने इमरान खान को इतनी इज्जत दी है और अवाम के अंदर उसको ये तासुर मिल रहा है कि वो आज भी 2/3 की अक्सरियत के साथ आ जाएगा, तो ये वो है जो उसने ज़िंदगी में वो काम किए हैं, जो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है इमरान खान को। आप कैंसर हॉस्पिटल जाएं शौकत खानम में, आप नमल यूनिवर्सिटी कभी विज़िट करें मियाँ वाली का, आपको पता चले कि रक्षा ड्राइवर का बच्चा जो डिग्री वो सोच नहीं सकता ज़िंदगी में, वो रक्षा ड्राइवर के बच्चे वहाँ पे फ्री डिग्री उनको मिल रही हैं। शौकत खानम के एक बेड के ऊपर एक अरबपति इंसान लेटा हुआ है और एक दूसरी साइड के ऊपर वो बंदा लेटा हुआ है जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, दोनों को पता नहीं है। बिल्कुल सही। ये उन लोगों की दुआएं हैं इमरान खान के साथ, वरना 6 महीने पहले इमरान खान को निकालने से पहले तो हम तो खुद कह रहे थे हमें 10 सीटें नहीं मिलनी, खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये ब्लेसिंग है, ये तो इन्होंने वो कहते हैं कहीं से उनकी नेकी का लोग कहते हैं कि लोग जो है ना छलांग मारते हैं, ये मियाँ बरादरान नून पीपल्स पार्टी फजलुर रहमान इन्होंने बम बांध के छलांग लगाई है, जिसका खमादा ये भुगतेंगे सर। नाज़रीन कराम, अभी हम एक वक्फे पर चलेंगे और जब वक्फे से वापस आएंगे तो मियाँ तारिक जावेद साहब जो कनाडा विज़िट कर रहे हैं, डेनमार्क में रहते हैं, बार्सिलोना स्पेन में इनका अपना निराला रेस्टोरेंट के नाम से बिज़नेस है। इससे पहले कोपनहेगन डेनमार्क में भी ये रेस्टोरेंट के बिज़नेस से वाबस्ता रहे। इनका दावा है कि ये इमरान खान के मीडिया एडवाइज़र रहे, पीटीआई के लिए इन्होंने दावा नहीं सर, मैं था सर, मेरा नोटिफिकेशन मीडिया एडवाइज़र रहे हैं, इनका दावा नहीं ये था। हाँ यार, मैं नोटिफिकेशन शेयर कर देता हूँ आपसे, नोटिफिकेशन भी शेयर करेंगे आपके साथ, हम अपना स्क्रीन पे चलाएंगे। मीडिया एडवाइज़र थे ये इमरान खान के, इन्होंने नमल के लिए काम किया, शौकत खानम के लिए काम किया, पीटीआई के लिए काम किया। अब इनका दावा ये है कि इन्होंने जो नई तंजीम बनाई है पाकिस्तान ओवरसीज़ ग्लोबल फोरम, ये नॉन पॉलिटिकल है। लेकिन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ये आज भी इमरान खान के लिए इनका दिल धड़कता है, ये आज भी इमरान खान के लिए बात करते हैं। वक्फे से जब वापस आएंगे तो इन्हें कहेंगे कि ये कैसी नॉन पॉलिटिकल आपका फोरम है कि आपके मुंह से तो अब भी इमरान खान के लिए जज्बात निकल रहे हैं। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी। मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं कनाडा के दौरे पे आए हुए डेनमार्क में रहने वाले एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिन्होंने पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इनकी सियासी खिदमात रहीं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इसके अलावा फ़ंड रेजिंग के इन्होंने बहुत सारे फिलंथ्रोपिक काम किए। समाजी रफाई और सियासी कामों से होते होते ये इस नतीजे पे पहुँचे कि इन तमाम सियासी जमातों से हट के भी हमारा एक ऐसा फ़ोरम होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिस पे तमाम सियासी जमातों से वाबस्ता लोग भी सर जोड़ के बैठें और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल की कोशिशें करें। और ये उसी सिलसिले में कोशिशां हैं। ये चेयरमैन हैं उसके वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है और ये इनका कहना है कि 10,000 इनके मेम्बरान हैं। इनसे वेबसाइट और इनका एड्रेस वो भी पूछेंगे बाद में, ताकि आप अगर इनसे रब्ता करना चाहें तो रब्ता कर सकें। अब मैं वक्फे से जाने से पहले जो क्वेश्चन मैंने कहा था पूछूंगा, वही पूछते हैं कि मियाँ साहब, आप बज़ाहिर तो लगता है कि आप नॉन पॉलिटिकल, एक जो आपने ग्लोबल फोरम बनाया है ओवरसीज़ पाकिस्तान ओवरसीज़ ग्लोबल फोरम, एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी है जी जी। लेकिन आपसे जब भी कोई बात की जाए आपके अंदर से तो इमरान खान के लिए मोहब्बत के जो है वो सोते फूट रहे हैं। देखें जी, तो पाकिस्तान जो लोग पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून या दूसरी जमातों से वाबस्ता हैं वो आपके फोरम में क्यों आएंगे जब आप तो उठते बैठते इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं? नहीं, मैं नारे कभी भी नहीं लगाता। एज ए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जितना भी काम किया, हमारे 70 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप हैं मेरी तंजीम के, तो वहाँ पे हमारी हमेशा यही डिबेट होती थी कि हमने प्राइम मिनिस्टर अगर अच्छा काम करे तो हमने उसकी तारीफ करनी है और अगर बुरा काम करे तो हमने उस पर तनकीद करनी है। मेरा अपना टीवी चैनल भी है पीओसी न्यूज़, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो। हमारे आपको इसमें खूबसूरती ये मिलेगी कि हमारे ग्रुप में कभी हम सियासत के ऊपर कभी बहस नहीं करते। ग्रुप के अंदर आप नहीं करते? ग्रुप के अंदर हम नहीं करते। कोई अगर मेरे जैसा बंदा क्वेश्चन पूछे तो फिर आप, तो हम आपको जवाब इसलिए दे देते हैं कि दिल पाकिस्तान के हालात हैं। देखें जी, जिस तरह के हालात हैं और प्लस पाकिस्तान सियासत के ऊपर बना था, कायदे आज़म साहब ने पाकिस्तान सियासत से बनाया था, तो हम हर बंदे का कोई ना कोई सियासी नज़रिया है, हमारा कोई लीडर है, उसको तो हमने फॉलो करना ही करना है। लेकिन ये जो तंजीम है ये फ्लाई काम करने के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए है। इसमें तमाम पार्टियों के लोगों को इसलिए रखा गया है कि ताकि वो भी नेकी का काम करें और अपना हिस्सा इसमें डालें। ठीक है, अभी आपने पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने कहा था कि इमरान खान को उनके साथियों ने डुबोया है। जी हाँ।
कैसे समझते हैं? इमरान खान कहते हैं जी मैंने ट्रेड गैप कम कर दिया, मैंने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी, मैंने फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ा दी, मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया, जीडीपी बढ़ा दी, हम ये काम बिलियंस वो जो है अपना एनवायरनमेंट में वो अपना बिलियन ट्री प्रोजेक्ट था हमारा, हम एहसास प्रोग्राम चला रहे थे, हम ये कर रहे थे। इमरान खान तो अपनी कामयाबियाँ इतनी गिनवाते हैं, तो वो कामयाबियाँ टीम के बगैर ही हो गई हैं, कहाँ से हो गई हैं? नहीं सर, मैं सारी टीम को तो नहीं कह रहा, बहुत अच्छे लोग भी थे उसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मैं, ये मेरी ज़ाती राय है, ये पार्टी की राय नहीं हो सकती। उस्मान बुज़दार को लगाना इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती, मैं आपके साथ इत्तेफाक कर। और आज जो हालात पीटीआई को फेस करने पड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो उस्मान बुज़दार की नाअहली का, उनकी नाकस हिकमत अमली का, और जो उन्होंने पीटीआई के वर्कर के साथ सलूक किया, ये आज उसका नतीजा है कि आज हम इतने संगीन नताइज भुगत रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पीटीआई सफ़र कर रही है। 25 मई को आपने देखा कि किस तरह पीटीआई के लोगों के ऊपर जुल्म और सितम किया गया, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं समझता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमें हर सच्ची बात की, हर अच्छे काम की तारीफ़ करनी चाहिए। हम ग़ुलाम नहीं हैं, मैं तो ग़ुलाम नहीं हूँ ना, मैं ज़हनी ग़ुलाम हूँ। मैं खान साहब के सामने भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक़ 12 साल बहुत क्लोजली मैंने खान साहब के 2009 से लेके 2021 तक, जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं अभी भी 2 इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर साहब से करवा के आया हूँ पाकिस्तान में। आज भी मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ रब्ता है व्हाट्सअप के ज़रिए, मेरे पास उनका नंबर है। जब कोई मसला होता है तो मैं उनको एडवाइस भी भेज देता हूँ। कोई अगर प्रॉब्लम हो सुनते में या तो वो मान भी लेते हैं, कई दफ़ा वो उस पर एक्शन भी ले लेते हैं। आप उनके व्हाट्सअप पे हैं? जी, मैं उनके व्हाट्सअप पे हूँ। ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई ऐसे वर्कर भी होने चाहिए जो लीडर को खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर सच्ची बात कर सकें। तो यकीनन आप ये इंटरव्यू भी उन्हें व्हाट्सअप करेंगे? बिल्कुल कर देंगे। अगर ये छोटा सा होगा, वो इतना लंबा सुनेंगे नहीं, अगर छोटा सा बना के क्लिप अगर देंगे तो वो भेज देंगे उनको। अब आते हैं स्टोरी ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। आपने पीटीआई छोड़ी या आपके पीटीआई से निकाला गया? मुझे पीटीआई से कभी भी नहीं निकाला गया और ना मैंने कभी छोड़ी। आपने नहीं छोड़ी, ना निकाला गया? जी नहीं। आपके खिलाफ मीडिया में जितनी कंपेन्स चली, क्या आपने फेक अकाउंट बनाए शौकत खानम के? आपने लोगों को, फॉर एग्जांपल मैं कुछ आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे भी अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। ये देखें, आपके खिलाफ प्रेस रिलीजें बाकायदा पूरे, आप समझते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? बिल्कुल सवाल कर रहे हैं। ये 35 लायर्स अटैक पीटीआई फीमेल वर्कर मिस खान फॉर एक्सपोजिंग मियां तारिक जावेद करप्शन, ठीक है। इसी तरह के और मेरे पास इतने ज़्यादा आपके बारे में व्हाट्सअप आ चुके हैं कि मैं अगर दिखाना चाहूँ यहाँ तो लगेगा कि शायद हमने बाकायदा प्लान करके आपके खिलाफ प्रोग्राम नहीं, आप बिल्कुल कर रहे। मैं आपके खिलाफ नहीं प्रोग्राम करना चाहता, लेकिन लोग जो प्रोग्राम देख रहे होंगे वो ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़याज़ वलाना का प्रोग्राम हो, 12वां खिलाड़ी, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 12वां खिलाड़ी कहता हूँ, कि फ़याज़ वलाना का प्रोग्राम हो और वहाँ एक बंदे को मुअज़्ज़ज़ बना के फ़याज़ वलाना पेश कर रहा है, लेकिन फ़याज़ वलाना उससे ये नहीं पूछता कि भाई दिस इज़ द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी की दूसरी साइड भी है, दूसरी साइड पूछना मेरा फ़र्ज़ बनता है। आप वज़ाहत करें कि आपके खिलाफ इतनी बड़ी खबरें, हत्ता के पैमरा तक कंप्लेंट गई आपके खिलाफ। आप हजूर एक दिन जियो के साथ सोहेल वड़ाइच मेरा भाई है, सोहेल वड़ाइच मेरा भाई है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बहुत पुराना तल्लक है। हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ गैर मुल्की और अंदरूनी मुल्क दौरे इकट्ठे किए हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट है उसके साथ। आपने सोहेल वड़ाइच के एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम में जो बातें की, उस पे कंप्लेंट्स पैमरा में आपके खिलाफ दर्ज हुई कि आपने वहाँ फेक क्लेम किए, आपने गलत बातें की, और सोहेल वड़ाइच को भी नोटिस गया उसका कि भाई आप ये क्या चला रहे हो। बिल्कुल ठीक है। शौकत खानम के जो अकाउंट खोलने का स्टोरी है उस पर वजाहत कर दें, आपके खिलाफ जो सारा सिलसिला सारी वजाहत कर दूं, सारी कर दें। बहुत अच्छा किया आपने, ज़बरदस्त। आपको ये दिखाना नहीं चाहिए, आप टीवी पे भी चलाना चाहिए, क्योंकि मैं तो इसको फेस कर चुका हूँ। चलाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी जितनी जदोजहद और मेहनत है सियासत में, अल्लाह ताला ने मुझे इसमें सरखुरू किया। बिल्कुल। ये जो चीज़ें आप बयान कर रहे हैं, डेनमार्क एक ऐसा मुल्क है, 35,000 पाकिस्तानी है और हम सब एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ अगर 100 करोड़ डैनिश करोड़ अगर कोई किसी को देता है ना, तो वो अपनी तस्वीर लगाना चाहता है। अच्छा। तो शौकत खानम की जहाँ तक बात है,
तो वहाँ एक हमने शौकत खानम की क्योंकि फंड रेजिंग करनी थी तो हमने एक उनकी इजाज़त से एक हमने ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर की थी। लेकिन उसके बाद शौकत खानम का क्योंकि मसले चल रहे थे तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मियाँ साहब आप इसको क्लोज़ कर दें। उसका हमने बैंक अकाउंट भी नहीं खोला था। आपने ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर की थी बैंक अकाउंट खानम की इजाजत से जी, और बैंक अकाउंट भी नहीं खोला था। अच्छा, बैंक अकाउंट होगा तो पैसे आएंगे, ठीक है, उसमें कोई पैसे नहीं, अकाउंट बैंक अकाउंट ही नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे? आप लोगों से जो आप कह रहे हैं 100 डैनिश क्राउन जो देते थे वो आप कैश लेते रहे? मैं कह रहा हूँ कि लिया हो तो आपने कुछ नहीं लिया किसी सर, मैं कभी कोई पैसा मैं यही कह रहा हूँ कि अगर जब आपने पैसे भी नहीं लिए अब आप नहीं आप पूरी बात मेरी सुनेंगे। अब आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे, आपने मुझे दोबारा छेड़ा तो पूरी बात सुने। बस सही है। शौकत खानम की मैनेजमेंट से मैंने बात की, नाइला से। अगर आप जानते हैं उनको तो आप नाइला वहाँ क्या थी? नाइला वहाँ पे मार्केटिंग डायरेक्टर है, ठीक है। तारक आजम साहब हैं और उसके बाद डॉक्टर आसिम साहब हैं। अब मेरे बारे में उनसे पूछे। मैंने जब उनको कॉल की कि मेरे खिलाफ ये गंद उछाला जा रहा है तो उन्होंने कहा मियाँ साहब हमने आपसे पूछा, हमने आप पे इल्ज़ाम लगाया, इन डॉक्यूमेंट में कोई भी एक भी सरकारी डॉक्यूमेंट अगर है, कोई अगर FIR है, अगर कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है तो मैं मुजरिम हूँ आपका। आपके खिलाफ जो पैमरा में कंप्लेंट हुई उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ? सुन लेना, मैं आता हूँ ना, मैं 1 बाय 1 आपको सारे सवालों का आपका जवाब दूंगा ना। ये जो मेरे खिलाफ कंपेन की गई, आपने बताया कि सुहेल वड़ाई साहब आपके दोस्त थे। बिल्कुल हैं। तो आप सुहेल वड़ाई साहब को कॉल करें, लाइन पे ले उन्हें कहें आपने एक फेक बंदे का इंटरव्यू कैसे चला दिया। नहीं, वो तो अब पुरानी बात होगी ना, आप वजाहत कर दें जो आप कहेंगे हम ऐसे एज इट इज चला देंगे। देखें जो आपके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं वो हमने दिखा दी, अब आप जवाब दें। जिन लोगों ने ये सब कुछ बिलीव करते हैं, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, नहीं मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा ना। अब ये तो जैली डॉक्यूमेंट आप मुझे दिखा रहे हैं ना, मैं आपको गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट दूंगा। जो FIR की कापियां जो है मैं वो दूंगा, जेल की रोप कारें दूंगा आपको। मेरे पास जिन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने ये सारा ड्रामा आपके खिलाफ जी आप वो भी डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, हम वो भी चला देंगे जी। मैं वो आपको लेकिन दे आर नॉट हियर टू डिफेंड देमसेल्फ। सर आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। सर उनको भी कर ले जो बंदा जेल में गया है, FIR की तफ्तीश के बाद कि उसने ये सारा कुछ जैली मेरे खिलाफ ये कंपेन की, तो आप उसको लें, उसका लें। लेकिन जब आपके पास जब आप ये डॉक्यूमेंट मुझे दिखा रहे हैं तो फिर आप उनके डॉक्यूमेंट भी देखें। ठीक है, बिल्कुल। मैं तो आपको सरकारी डॉक्यूमेंट देने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो आपको फेक डॉक्यूमेंट की देने की बात नहीं कर रहा। जिन्होंने आप पे इल्जाम लगाया वो कहाँ थे? पाकिस्तान में थे या पाकिस्तान से बाहर थे वो लोग? ये एक बीबी हैं, मैं आपको नाम ना लीजिएगा, बीबी इतना ये एक बीबी साहबा हैं, ये एक बीबी साहबा हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को ब्लैकमेल करती थी, जो जैसा आपको पता है हमारा माहौल है। पाकिस्तान में रहती हैं? पाकिस्तान में रहती हैं। हमारे एक दोस्त हैं पेरिस में, ठीक है, सफदर हाशमी साहब, ठीक है। उनको ये ब्लैकमेल कर रही थी काफ़ी सालों से। वो बेचारे डिसेबल थे, मेरे साथ उन्होंने जैसे जैसे मेरे साथ लोग रब्ता करते हैं हमारी मदद करें जी। उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया। उन्होंने कहा मियाँ साहब मेरी हेल्प करें, ये बीबी मेरे साथ 25 लाख रुपया खा चुकी। मैं उनकी हेल्प करने के लिए, मुझे नहीं पता था कि ये इतना गंदा इतना बड़ा गैंग है। मैंने उनकी हेल्प करने के लिए गया तो उसके बाद उन्होंने सारी तोपों के रुख, वो इसी तरह सबके साथ करते हैं, डराते हैं। अच्छा। और मैं वो वाहिद बंदा हूँ जो उनसे डरा नहीं। ठीक है, मैंने डट के मुकाबला किया। मैं हर कोर्ट में गया, जो जहां पे उन्होंने मेरे लिए, पाकिस्तान में किसी के खिलाफ शिकायत करना कौन सी मुश्किल काम है? ठीक है, शिकायत दें, आपको पुलिस वालों ने पैसे बनाने होते हैं, वो आपके पीछे पीछे फिरेंगे। मैं हर जगह पे मैंने अपने आप को डिफेंड किया। मैं FIA आप डेनमार्क छोड़ के पाकिस्तान चले गए? मैं तो ज्यादा जाते ही पाकिस्तान, ज्यादा पाकिस्तान रहता हूँ। मैं FIA वालों के पास भी गया, मैंने उनको कहा यार ये देखें, ये बीबी और ये एक गैंग जो डेनमार्क में ये मंशियात फरोश गैंग है, ये दोनों मिले हुए हैं और ये मेरी किरदार कशी कर रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। इस तरह का कोई मामला नहीं है। शौकत खानम वालों से आप, जैसे मैंने आपको कहा, डॉक्टर नाइला से रब्ता करें, आप सुहेल वड़ाई से रब्ता करें, आप अगर और भी कोई पैमरा से रब्ता करें। नमल के लिए भी आपने काम किया? आप उस पे तो कोई इतराज नहीं। अच्छा, आप अलीमा आपा से बात करें, उस पे इतराज था? उस पे भी होगा ना कहीं, वो उस पे भी वो वीडियो बनाती नहीं है जाके जी। उस पे भी मसला ये है कि किसी के ऊपर कीचड़ उछालना बहुत आसान काम है, उसको साबित करना बहुत मुश्किल काम है। जब साबित कहीं नहीं हुआ, साबित कैसे होगा भाईजान? वो बेबी जो है ना, वो इस वक्त ट्रायल अपने भुगत रही है और वो जो डेनमार्क में जो बंदा उसकी सपोर्ट कर रहा था ना, वो उसके से भी ब्लैकमेल होकर अपने घर में छुप के बैठा हुआ है।
जिसकी हेल्प कर रहा था उसी से वो जी, वो अब उसको भी ब्लैकमेल कर रही है, वो प्रोफेशनल है ना। ठीक है। 2 वीक जेल काट के आई है मेरे वाले केस में, क्योंकि उसने झूठा सारा मेरे ऊपर ये जो गांध उछाला। आपको पता है FIA का पर्चा कैसे होता है पाकिस्तान में? पहले वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर पर्चा देते हैं। पंजाब पुलिस पहले पकड़ती है, फिर आप इन्वेस्टिगेशन करती है। FIA ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, साइबर क्राइम ने उसको पर्चा दिया, उसको गिरफ्तार किया, अडयाला जेल में 14 दिन वो जेल काट के आई, और आजकल उसका ट्रायल चल रहा है। और मैंने आज तक उस बीवी के सामने ना कभी गया, ना देखा, ना उसको जानता हूँ। हाँ, अब वो मुख्तलिफ लोगों के जरिए मेरे साथ रब्ता कर रही है कि माफ़ी दे दें, ये कर लें, वो कर लें। मैंने कहा बीबी, मैं आपको जानती हूँ, अब तो आप कानून का रास्ता है। अब कानून का रास्ता है, आप जाने, कानून फैसला करेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि उस बीवी को कम से कम 3 साल सजा होगी। अच्छा। जो मेरे लॉयर ने मुझे बताया है, और जिस तरह का वो साबित FIA ने किया है, उसके घर से जो कंप्यूटर मिले हैं, जो मोबाइल फ़ोन मिले हैं, जो सोशल मीडिया पे वो लोगों को ब्लैकमेल करती रही है। आपके अलावा भी लोग हैं मुतासरीन में? बेशुमार है, लेकिन डरते हैं ना लोग, सामने नहीं आते। अच्छा। मैं तो फंस गया ना। तो सजा उन्हें आपके केस में हुई है या दूसरे लोगों के केस में? वही सफदर हाशमी साहब के केस को मैंने पैरवाई की। पेरिस वाले केस में सफदर हाशमी साहब का नंबर भी मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है। उनको ले, वो आपको बताएंगे कि किस तरह उस बेचारे को, डिसेबल को, वो 800 यूरो पेंशन लेता है वो बंदा, और 800 यूरो पेंशन में से वो बंदी उसको ब्लैकमेल करके पैसे लेती थी। अच्छा। उसके पास बैंक रसीदें हैं। ठीक है। उसके पास बैंक रसीदें हैं, जब वो पैसे उसको भेजता रहा है, जो हमने FIA को दी, जो मैंने उसकी सारी चीजें FIA को दी, तो फिर FIA ने उसके ऊपर पर्चा काटा सर। और फिर पंजाब पुलिस में एक उसने एप्लीकेशन दी, मैं डेनमार्क में था, मैं खुद आपको सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ ना, ताकि आपको पता चले। जरूरी है। मैं डेनमार्क में था, पंजाब पुलिस में उसने एक एप्लीकेशन दी इस्लामाबाद में, गोलड़ थाना गोलड़ा में। उसने कहा जी मियाँ तारक ने मुझे अगवा करवाने की कोशिश की है। अच्छा। वो लोग आए हैं, गन पॉइंट पे मुझे उठा के ले गए। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, मुझे पंजाब पुलिस वालों ने बुलाया, मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिखाया। मैंने कहा मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मैं तो इसको जानता ही नहीं, मुझे पता ही कुछ नहीं। वो पर्चा भी उसके ऊपर हो गया, उल्टा रिवर्स हो गया, उल्टा रिवर्स उसके ऊपर हो गया। ठीक है। वो दफा 21 है कोई, उसकी जो वो जो कोर्ट में जाके इजाजत लेते हैं, वो उसके ऊपर FIR दर्ज हुई, और अब वो जैसे ही FIA वाले केस में से फारिग होगी, वो मेरी तरफ से पर्चा हुआ है, वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। मैं आपके साथ आपका सिर्फ उस एक खातून के साथ और कोई नहीं है? मेरा कोई झगड़ा किसी के साथ नहीं है। मैं सरकारी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। PTI को आप कोई पाबंदी नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं PTI से, मुझे निकाला किसने? मैं आज प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठा हूँ। अभी मैं 3 दिसंबर को मैं और वडाई साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हुए थे। आप अभी मीडिया एडवाइजर हैं उनके कि नहीं? नहीं, अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप PTI, मैं पेड मेंबर हूँ। अच्छा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो वोट का राइट है, उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को सीटें दे देते हैं 6 या 8, कि जी एक डेनमार्क से बना लें, एक जो है इधर से न्यूयॉर्क से, अमेरिका से 2 MNA बनवा लें, कनाडा से बनवा लें, 2 UK से बनवा लें, कुछ मिडल ईस्ट से बनवा लें, आप अपने 8 बंदे कौमी असम्बली में भेज दें, बजाय इसके कि हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का राइट दिया जाए। आप मियां शहबाज शरीफ वाले फार्मूले को एक्सेप्ट करते हैं या आप इमरान खान के फार्मूले को एक्सेप्ट करते हैं कि हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को एक वोट दिया जाना चाहिए? सर वो हम सबसे पहले तो हम वोट का हक मांगते हैं, और उसके बाद जो कुछ मियां शहबाज शरीफ कह रहे हैं या आसफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं, वो इस पर कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमें पता है। वो सिर्फ इस प्रेशर को डिफ्यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हमारा सीधा सीधा एजेंडा है और सीधा सीधा मुतालबा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दें, और जिस तरह आप ख़वातीन को आपने मखसूस नशिस्तें दी हैं, इस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जिस तरह की आबादी का तनासुब है मुल्कों के अंदर, उसके मुताबिक उनको आप नुमाइंदगी दे दें। आप दोनों चीज़ें चाहते हैं, आप वोट का राइट भी चाहते हैं और हम सीटें भी चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं। अच्छा, मखसूस नशिस्तें जो हैं उसके अगेंस्ट जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें तो फिर मखसूस चौधरियों के लिए होंगी, आम ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरह वहाँ पहुँच सकेगा? अगर आप डेनमार्क में बहुत बड़े चौधरी हैं या कोई आपकी तरह के एक और कोई मियाँ साहब हैं जिनकी बहुत इन्फ्लुएंस है और बहुत तगड़े हैं और बहुत बिजनेसेस हैं, और वो अपने जो है वहाँ इन्फ्लुएंस करके, क्योंकि आप मियाँ साहब, आप इमरान खान साहब के नज़दीक हैं, कोई और मियाँ साहब होंगे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के करीब होंगे, कोई और वहाँ मियाँ साहब होंगे जो जरदारी साहब के करीब होंगे,
तो वो तो जो ज्यादा करीब होगा वो बन जाएगा। नहीं सर, करीब जो उनको प्रोटोकॉल देता होगा, जो उनको खाने खिलाता होगा, सर, जो करीब की बात नहीं है। बात ये है कि फंड करता होगा। पॉलिटिकल वर्कर की ये ख्वाहिश भी होती है। कोई भी जो पॉलिटिकल वर्कर काम करता है तो उसकी ख्वाहिश हुकूमत में आना होता है। इमरान खान साहब भी तो प्राइम मिनिस्टर बने, बिल्कुल सही। अब नवाज शरीफ साहब भी फिर कोशिश कर रहे हैं कि मैं वापस जाके प्राइम मिनिस्टर बनूं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी 18 अक्टूबर 2007 को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए गई थी ना, जब वो शहीद कर दी गई रावलपिंडी में। तो ये सियासी वर्कर का हक होता है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि चौधरियों को बनाया जाए, पॉलिटिकल वर्कर भी तो बहुत सारे हैं, एक्टिव लोग हैं जो कम्युनिटी की खिदमत करते हैं। लेकिन अगर हम मिसालें देखें ना, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब इक़्तिदार मिला तो उन्होंने ज़ुबैर गुल को ओवरसीज़ का सरबराह बनाया, और ज़ुबैर गुल को ही उन्होंने सेनेटर बनाने की कोशिश की, और ज़ुबैर गुल को ये अहमियत दी जो उनको फुल टाइम प्रोटोकॉल देता है इंग्लैंड में। हाँ, नहीं, जरदारी साहब जब आए तो जरदारी साहब ने फरजाना राजा के हस्बैंड पीर मजहर हक को न्यूयॉर्क से बुला के पाकिस्तान में पाकिस्तान के सिस्टम की बदकिस्मती तो है ना सर। तो फिर वो चीज़ तो ठीक ना हुई ना सर। अगर वोट का हक देंगे, अगर आप वोट का हक देंगे तो वोट तो हर बंदे ने अपने अपने हल्के में डाल दिया ना। मैकेनिज्म भी तो बन सकता है सर। वही वोटर जो है वो यहाँ अपने नुमाइंदे चुन सकता है ना। ये अगर हो तो फिर दैट इज एक्सेप्टेबल, व्हाई नॉट। हाँ बिल्कुल सही हो सकता है सर, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और कोई बात आप इस वक्त प्रोग्राम के आखिर में करना चाहेंगे? मुझे बार बार इशारा मिल रहा है सर। नहीं, मेरा जो आप इल्जाम लगे अगर उस पर मजीद को वजाहत करना चाहें 2 मिनट में। मैंने 100% गिला ना कीजिएगा जी, मैं कनाडा आया हूँ डेनमार्क से, तो वलाना साहब ने मुझे पकड़ के तो मुझे लेटर दिखा दिया। मैंने 100%, ये तो आप जाली लेटर दिखा रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये सारा कुछ है। अभी उस कंप्यूटर पे बैठ के मैं आपके खिलाफ बेशुमार इस तरह के लेटर मैं निकाल दूंगा ना। लिखना ही है ना मेरे खिलाफ। नहीं सर, लिखना ही है ना। नहीं, इसकी कोई लीगल, अगर तो कोई लीगल लिखना और बात होती है, और ये ANN की न्यूज़ और जो अपना पैमरा में रिपोर्ट्स हैं, और पैमरा के चेयरमैन की मार्क्ड हुई हैं, और जो FIR आपके खिलाफ हुई हैं, आपने उनके खिलाफ कराई हुई हैं, वो और चीज़ होती है। मेरे खिलाफ अगर आपको लिखना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप लिखें। नहीं सर, कीचड़ उछालना और बात होती है। कीचड़ उछालने की बात कर रहा हूँ। हाँ, किसी के ऊपर भी उछाला जा सकता है ना, आप पे भी उछाला जा सकता है, किसी और भाई पे भी उछाला जा सकता है जी। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मेरा दामन साफ है। मैंने जो कुछ किया, अल्लाह ताला ने मुझे जितनी इन्होंने मेरे खिलाफ कंपेन की, उसके बाद 90 मुल्कों के अंदर मैंने उसके बाद तंजीम बनाई है। बिल्कुल सही। मुझे कहा गया, मुझे डराया गया, ये डॉक्यूमेंट मुझे बार बार व्हाट्सएप ग्रुपों में आगे पीछे भेजे जाते हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैंने, जब मेरा दामन साफ है ना और मैं अपने अल्लाह को जवाब दूँ तो मुझे किसी का डर नहीं है। और मैंने कानून का सामना किया, कानून का सहारा लिया और उसी तरह इसको क्लियर करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू हूँ और वो लोग जलील हो रहे हैं जिन्होंने ये सारा प्रोपोगंडा किया। बहुत शुक्रिया मियाँ तारिक जावेद साहब। नाज़रीन कराम, ये थे मियाँ तारिक जावेद। ये पाकिस्तान कम्युनिटी ओवरसीज़ ग्लोबल कम्युनिटी, वो पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल पाकिस्तान। जी एक मिनट में फिर देख लूँ यार, नाम भूल जाता हूँ, इतना मुश्किल नाम आपने बनाया कि मुख्तार सा POCG कह दें। हैं POCG नहीं, लोगों को तो बताना चाहिए ना, ये चीज़ लोगों को याद नहीं रहेगा ना। पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल, पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल फोरम नहीं है, फोरम उनका है। फोरम उनका मैंने सवाल नहीं पूछा, ना पूछो, आपकी मर्जी है। 2 मिनट है, एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं? हाँ जी। मियाँ साहब, आपने ये जो अपना पाकिस्तान ओवरसीज़ ग्लोबल कम्युनिटी आपने जो सेटअप बनाया, बहुत अच्छा माशाल्लाह, 90 कंट्रीज़ में आप बता रहे हैं 10,000 से ज़्यादा मेम्बरान हैं। एक और पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम भी शाहिद रांझा, वकास गोंदल और कुछ दोस्तों ने, क्योंकि वकास गोंदल हमारे कनाडा के हैं और शाहिद रांझा शायद अमेरिका से थे, तो उन्होंने कोई, मुझे तो ऐसा लगा जब उन्होंने ओहदे बांटे, लगा कि मंडी बहुद्दीन के सारे दोस्त इकट्ठे हो गए एक जगह, लेकिन उन्होंने नाम पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम रखा। उन्होंने कोई मंडी बहुद्दीन फोरम नहीं रखा, पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम। तो ये पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम आपकी ही शाख है, आपके अंदर से गई है, आप उनके अंदर से निकले हैं, ये क्या सिलसिला है? क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजिंग नाम है। नहीं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। शाह रांझा साहब हमारे भाई हैं और वो हमारे साथ उनका ताउन हमेशा रहा है और वो हमारे मेंबर थे POC के। ठीक है। मेरे साथ उन्होंने मशवरा करके ये तंजीम बनाई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि वो अपने ज़िले के लिए कुछ करना चाहते हैं, मंडी बहुद्दीन के लिए। तो मैंने उनको कहा था कि हमारी खिदमात आपके लिए हर जगह पे मौजूद हैं। ठीक है। और हम एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। ठीक है। जब भी शाह रांझा साहब हमें कोई काम हमारे ज़िम्मे लगाते हैं तो हम उसको करते हैं, हम मिल के काम कर रहे हैं। लेकिन वो उनका जो फोरम है वो मंडी बहुद्दीन फोरम वो है, एक डिस्ट्रिक्ट तक, वो एक डिस्ट्रिक्ट तक है और हम तो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। आपकी तंजीम के कंट्री वाइड चैप्टर्स हैं
या नहीं है? कंट्री वाइज चैप्टर है। कनाडा में आपका कौन रिप्रेजेंटेटिव है? कनाडा में अभी मैं लॉन्च करके जाऊंगा अभी इंशाल्लाह ताला अगले वीक में पूरी हम बॉडी लॉन्च कर रहे हैं। और अभी हमारे जो बोर्ड मेंबर है वो अकबर वड़ाई साहब है। अकबर वड़ाई साहब इस वक्त तक आपकी सपोर्ट आपके साथ काम कर रहे हैं? जी हाँ। मजीद आप जो है पूरा ऑफिशियली लॉन्च जाने से पहले करके जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये थे मियाँ तारिक जावेद साहब। पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी POC के नाम से इन्होंने तंजीम बनाई है और ये इनका कहना ये है कि ये तमाम सियासी उससे बिला इम्तियाज़ सियासी तफरीक से हट के ये काम करते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए काम करते हैं। मैंने कोशिश की कि इस प्रोग्राम में इनका तारुफ हो जाए, इनकी तंजीम का तारुफ हो जाए, ये क्या काम अब तक कर चुके हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, उस पर हमने बात की। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उन इल्ज़ामात की बात की जो मियाँ साहब की ज़ात पे लगे हुए हैं और आज के नहीं बहुत अरसे से लगा रहे हैं। ये इमरान खान के मीडिया एडवाइज़र रहे हैं, तो ज़ाहिर है इमरान खान से अभी भी ये क्लेम करते हैं कि उनसे व्हाट्सअप ग्रुप पे हैं और उनके साथ इनकी टेक्सटिंग और मैसेजिंग जिस तरह बाकी वर्कर्स की होती है, अच्छे वर्कर्स जो करीब होते हैं या इंपॉर्टेंट होते हैं इमरान खान के लिए, उनके साथ होती है, इनकी बदस्तूर हो रही है। अगर इतना बंदा इंपॉर्टेंट है, इतनी इनकी स्ट्रगल है, इतना काम किया है और साल की मेहनत के बाद ये यहाँ तक पहुँचे हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ी तंजीम खड़ी भी कर ली है जिसके 10,000 से ज़्यादा ये मेंबर बताते हैं POC के, और उसके ये 90 ममालिक में इनके चैप्टर्स हैं और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बग़ैर किसी तफरीक के काम भी करना चाहते हैं। फिर उन पे चंद लोग इन पे इल्ज़ामात क्यों लगाएं? अगर लगाएं तो प्लीज़ खुदा के लिए, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो इल्ज़ाम ना लगाएं, अगर इल्ज़ामात लगाए हैं तो उन्हें किसी नतीजे पर पहुँचाएँ। जबकि मियाँ साहब का कहना यह है कि उनके सारे इल्ज़ामात गलत साबित हुए हैं, इन्होंने उन पे जवाबी पर्चे कटवा दिए हैं और वो उनकी सज़ा भुगत रहे हैं और मज़ीद आने वाले दिनों में भुगतेंगे। इसके बावजूद हमने कोशिश की कि हम किसी शख्स का नाम न लें जो इनके ख़िलाफ़ केसेस कर रहे थे या करवा रहे हैं या अभी तक हुए हैं। अगर फिर भी वो चाहें कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। हमने कोशिश की है कि उनका नाम न लें, लेकिन इल्ज़ामात ज़रूर हमने बताए हैं कि मियाँ साहब ये ना समझें कि कनाडा आएँ, ई-आवाज़ टेलीविज़न पे आएँ, मेरे प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी में आएँ तो ऐसे आंखें बंद करके हम यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। हम इनसे हर वो सवाल पूछेंगे जो ओवरसीज़ कम्युनिटी के दिल और दिमाग में है। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। आइंदा हफ्ते एक और मौजूद मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।